हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी का पेपर 2 2021 और 2022 के हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 2023 के पेपर 2 सीडीपी के क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं कि पिछले साल आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा था, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रिंसिपल कौन सा है। In learning only the teacher's role it's important. Knowledge can't be constructed. Children construct knowledge on their own. The teacher should promote rote memorization during the process of learning. तो देखिए, rote memorization तो हमें बच्चे का कभी भी नहीं करना है, कभी भी उसे रटिफिकेशन नहीं कराना है, रटने के लिए उसे कभी भी प्रेरित नहीं करना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रिंसिपल ये नहीं हो सकता, तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। लर्निंग में ओनली, मैंने आपको कल क्या बताया था, जहां ओनली है वहां आंसर आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा। ओनली क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग हो जाता है कि सिर्फ जो है टीचर का ही रोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नो, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हमें बच्चे को सेंटर पे रखना है और बच्चे को ही हमें ध्यान में रखकर टीचिंग करनी है। तो आपका 1 भी नहीं होगा आंसर। नॉलेज कांट बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसा है क्या ज्ञान का सृजन नहीं किया जा सकता? ज्ञान का सृजन तो किया जा सकता है, तो बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आपका बचता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन। बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम पहले अपने सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यस, डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये सही है। Some dimensions or components of development may increase while others show decrement. Means विकास के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन करते हैं। जब विकास हो रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि हर जगह डेवलपमेंट आपका एक इंक्रीज में ही हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स कहीं ना कहीं वो डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, शो दिखा सकता है, कहीं वो इंक्रीजिंग में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंट किस घटक में, कहाँ, किस आयाम में बढ़ रहा है और किस आयाम में घट रहा है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको विकास कहते हैं? नहीं, उसको विकास नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। नो, डेवलपमेंट को हम मेजर या क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आपको क्या पता किसी बच्चे का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो, अगर माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है तो माइंड को कैसे नापेंगे, कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो इसलिए डी जो 4 होगा वो भी सही नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2। 1 एंड 2 कहाँ है? ए में। तो 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ डेवलपमेंट के बारे में कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है। अब जो क्वेश्चंस हैं ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। देखिए, लास्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी तरीके के पूछे गए थे कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए थे, उन 4 ऑप्शंस में से बताने थे कौन कौन से करेक्ट है और कौन कौन से रॉन्ग है। फिर उनके 4 ऑप्शंस थे। अब तो इसमें क्या है, बच्चे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करना, सॉल्व करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। इन फॉलोइंग द ग्रॉस मोटर स्किल्स, अब आपको बतानी है कि इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से हैं। हमने कल एक क्वेश्चन किया था फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पर। आज आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में उछलना कूदना, ब्लॉक बनाना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना या दौड़ना, ये सब क्या होते हैं?
देखिए उछलना कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना या दौड़ना, ये सब चीजें आती हैं आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में। फाइन मोटर्स जब हम अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि बटन लगाना, फिंगर्स के थ्रू हम अपने ब्लॉक बना रहे हैं, तो जो फिंगर्स के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, अपनी उंगलियों का यूज कर रहे हैं, वहां पे फाइन मोटर स्किल्स का काम होता है। तो जब आप अपने पूरी बॉडी का यूज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ियों पे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तो वो आपके होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, 1, 3, 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया कि ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत सब उछलना कूदना, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, दौड़ना, ये सब आता है। ब्लॉक्स को बनाना या जो भी हम बहुत माइनर काम करते हैं फिंगर्स के थ्रू, वो सब आते हैं आपके फाइन मोटर, जिसमें हम अपनी मेन फिंगर्स का, फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, तो वो होते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेती हूँ सारे, उसके बाद में मैं आपके साथ कुछ मेन टॉपिक्स डिस्कस करूंगी एग्जाम होने तक। एग्जाम आप सभी को पता चल गया होगा कि अब 26 की जगह एग्जाम कब है? 24 को नोटिफिकेशन आया था। आई होप जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनको पता होगा कि अब आपका एग्जाम कब है? 24 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेपरेट वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो स्किनर के द्वारा दी गई है। अगर आपसे पूछते क्लासिकल कंडीशनिंग तो इसका आंसर हो जाता पावलोव, बी इसका सही आंसर हो जाता। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय स्किनर इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज टेट? टेट क्या है? TAT, टेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है या फिर इंटरेस्ट टेस्ट है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर में। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूछे। हमने रॉस्कैक इंकबोल्ड पढ़ा था, वो पर्सनैलिटी टेस्ट था। तो TAT भी क्या होता है? आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बताना है आपको कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों में सोशल डेवलपमेंट के होने में। मदर फादर, स्कूल या फिर बोथ A एंड B? आपसे क्या पूछा जा रहा है? मदर फादर, स्कूल और या फिर दोनों, या फिर गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं जीन्स, इनमें से कौन सा रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट में? दोनों। मदर फादर भी रोल प्ले करते हैं और स्कूल भी रोल प्ले करता है जब हम बच्चों का सोशल डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The determinants of cooperation and competition are। सहयोग और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर रेसिप्रोसिटी मीन्स पारस्परिकता। पुरस्कार संरचना और पारस्परिक संप्रेषण में से कौन से कारक हैं जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं? तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं, डिटर्मिनेंट्स जो हैं जो कोऑपरेशन और कंपटीशन को प्रभावित करते हैं, वो तीनों ही प्रभावित करते हैं। जब आप किसी को पुरस्कार देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक, जब किसी को पुरस्कार मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जब हम आपसे कहेंगे आपको इस चीज के लिए ये रिवॉर्ड मिलेगा या आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बढ़ जाता है। ऐसे ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कहाँ आता है? कोऑपरेशन में। रेसिप्रोसिटी मीन्स पारस्परिकता, वो भी कहाँ आती है? कोऑपरेशन में। तो ये कोऑपरेशन और कंपटीशन के डिटर्मिनेंट्स हुए। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज जेंडर? आई होप ये तो आपको पता ही होगा कि जेंडर क्या है। A biological dimension of being male, a biological dimension of being female, a psychological and social culture dimension of being male or female, या biological dimension of being male or female। पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम जो होता है वो जेंडर होता है। तो वहां पर हम साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल इन डायमेंशंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो इसका आंसर क्या किया था? बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जनरली हम क्या कहते हैं? जेंडर मेल और फीमेल को कंसीडर करते हैं, बायोलॉजिकल डायमेंशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम हमें दोनों को ही देखना है कि साइकोलॉजिकल और जो सोशल कल्चर डायमेंशन है बीइंग मेल और फीमेल इट इज अ जेंडर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का पार्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वर्क होती है, या क्राफ्ट वर्क होता है? पोर्टफोलियो का कौन से अंग होते हैं? प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग वर्क और क्राफ्ट वर्क, ये सब किसमें आते हैं? पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जिसमें आपकी सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है, सब चीजें आपकी आपसे रिलेटेड। एक पोर्टफोलियो कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो तैयार किया गया है, तो आपसे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, जितना भी आपका वर्क होगा, जो भी आपने किया होगा, वो सब उसमें इंक्लूड होता है। आपके खुद का जो पर्सनल आपका डिटेल्स है पोर्टफोलियो का आपका तैयार किया जाता है, तो उसमें आपके प्रोजेक्ट्स, आपका क्रिएटिव राइटिंग वर्क या आपका क्राफ्ट वर्क सब उसमें इंक्लूड होता है। तो ये जो सारे पार्ट्स होते हैं पोर्टफोलियो के होते हैं। तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लूप्रिंट इज अ 3 डायमेंशन चार्ट शोइंग वेटेज गिवन टू। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ, फिर इसका आंसर बताऊंगी। देखिए आजकल क्या होता है, बच्चे जैसे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम छोटी क्लासेस की बात कर रहे हैं हम, 6-7 की अगर हम बात करें, किसी भी छोटी क्लासेस की, 5th क्लास की ले लीजिए, कोई भी क्लास ले लीजिए, उसमें क्या होता है, एग्जाम होने से पहले हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले टीचर्स बच्चों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देती है। ब्लूप्रिंट का मीनिंग होता है कि सपोज टू बी इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसमें बच्चों को बताया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरीके से बनकर आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कितने वेरी शॉर्ट्स होंगे, या कितनी पिक्चर्स आएंगी, या एनीथिंग एल्स, जो भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। जब टीचर पहले बच्चों को बता देती है तो क्या करते हैं बच्चे, फिर उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ, हमारा अगर 100 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें 10 to 20 एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर रहना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 5 वेरी शॉर्ट्स आएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे बन के आएगा। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ब्लूप्रिंट एक 3 आयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। किसे अधिभार दिया जाता है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, आकलन के उद्देश्यों को, विशेष क्षेत्रों को, कंटेंट एरियाज, यस, क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, यस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस। अब जो ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, इनमें इन सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, अब जो आंसर्स जो ब्लूप्रिंट में नहीं आप तैयार करते, 3 डायमेंशन चार्ट होता है, उन 3 डायमेंशंस में हम क्या क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, लॉन्ग आंसर्स लेते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें क्वेश्चन पेपर में रखना है। तो इट मीन्स आपका जो हो जाएगा असेसमेंट 1, 2 एंड 4, 10th का सी ऑप्शन रहेगा कि आपको क्या कंटेंट देना है, आपको चेक करते टाइम किन उद्देश्यों का आकलन करना है, आपका क्या कंटेंट रहेगा, किस तरीके के आपको क्वेश्चन देने हैं। लॉन्ग आंसर जो है वो तो आप क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रहे हैं बच्चों को, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, तो ये तो क्वेश्चंस के टाइप्स हो गए। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक पार्ट हो गए। आपसे पूछा जा रहा है 3 डायमेंशनल चार्ट, जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसमें कौन कौन से डायमेंशंस पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले हमें बच्चों को किस तरीके के क्वेश्चन देने हैं, उसमें क्या कंटेंट हमें उन्हें प्रोवाइड करना है, और उनका जो हमें असेसमेंट जब करेंगे हम बच्चों का, तो उसमें किन उद्देश्यों का हमें आकलन करना है, किस तरीके से हमें बच्चों का असेसमेंट करना है। तो ये हुआ आपका आंसर 1, 2 एंड 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको ब्लूप्रिंट के बारे में और उससे रिलेटेड 3 डायमेंशनल चार्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो पाए। डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया का मीनिंग क्या हुआ, कैलकुलेशन। कैलकुलिया वर्ड कहाँ से आया है, कैलकुलेशन से। तो ये जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स वो वीडियो देख चुके होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर अभी भी नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो कैलकुलिया की बात क्या हुई, कैलकुलेशन से। इट मीन्स जब हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जब हमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंतर्गत आती है। इट मीन्स जो प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग अटेंशन ये जो है आपके, ये अलग लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग जो है वो डिसकैलकुलिया का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, if a child writes neatly and learns the question and answers given by the teacher, then his mother will give him sweets. This shows that the child is, कि वो
आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से सीखने के प्रति सकारात्मक है या सीखने के प्रति निराशावान है। तो आपको इसका आंसर कैसे समझ में आया? जब बच्चा अच्छा लिख रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसकी माँ क्या करती है? उसको टॉफी देती है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं टॉफी के लालच में कर रहा है, वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर वो खुद से चाहता फर्स्ट आना, खुद से अच्छा लिख रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। अगर आपको कहना पड़ रहा है कि पढ़ाई करो, आपको ये मिलेगा, तो आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। ये मोटिवेशन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से क्वेश्चन भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, आप भी ये लोग ध्यान में दे रहे होंगे कि ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, development due to genes inherited from parents such as in height and weight, brain, heart and lungs, development etc. all points towards the role of माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास इत्यादि, ये सभी किस भूमिका को इंगित करते हैं? तो जो हमें माता पिता से जीन्स हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी लंबाई है, हमारा वजन है, हमारा मस्तिष्क है, ये सब जो हमें वंशानुगत प्राप्त होता है, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है। तो वो जैविक क्रियाओं का एक प्रोसेस होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रोहन स्ट्राइव्स, रोहन आत्मसम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उक्त कथन के संदर्भ में सही है? वह आत्मसिद्धि स्तर से एक पद आगे है, वह आत्मसिद्धि स्तर से एक पद पीछे है, वह मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के निम्न स्तर पर है, वह मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के दूसरे स्तर पर है। तो जब रोहित ये चाहता है, आत्मसम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं वन स्टेप बिलो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, क्योंकि अभी वो कहाँ पर है? वो स्टीम नीड्स पर है। रोहन आत्मसम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है, तो स्टीम नीड्स के बाद कौन सा आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उक्त कथन के संदर्भ में सही है? तो वो एक स्टेप बिलो है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फिर उसके नीचे सेल्फ स्टीम आता है, सेल्फ स्टीम नीड्स आता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम नीड्स एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है आपका, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आता है, यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है। फिर तो सेल्फ स्टीम क्या हुआ? सेल्फ स्टीम जो है वो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सेल्फ स्टीम नीड्स जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एक स्टेप नीचे है, तो इसलिए ही इज वन स्टेप बिलो ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अभी एक स्टेप नीचे है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैस्लो के लोअर लेवल पर भी नहीं है। स्टीम नीड्स तो 4th नंबर पर आई ना, तो मैस्लो के लोअर लेवल पे भी नहीं है और मैस्लो के 2nd लेवल पर भी नहीं है। वो कहाँ है? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से एक स्टेप नीचे है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो जाइए मेरे चैनल पर और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। 8 to 10 मिनट्स की वीडियोस होती हैं, आप अच्छे से अपने मेन पॉइंट्स और मेन टॉपिक्स उनसे कवर कर सकते हैं। NEP 2022 रिकमेंड्स व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रेस कार्ड? NEP 2020 जो है वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट कब होता है बच्चे का? जब उस पर हम बात करते हैं 360 डिग्री की। 180 डिग्री आपको पता है इस तरीके से बनता है, और 360 डिग्री आपको पता है कि कंप्लीट होता है। कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो किस तरीके के प्रोग्रेस कार्ड पर रिकमेंड करता है NEP 2020? 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर। तो ये हुए आज के हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट। 15 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन पेपर जो है किस तरीके से लास्ट ईयर आया था। ज्यादा टिपिकल नहीं है, मेन पॉइंट्स भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं एग्जाम होने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।